ओके, चलो चालू करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है अगर तुम्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी है। लाइक तुम कहोगे कि क्यों लैग्रेंजियन मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं हम फालतू में। हमारे पास ऑलरेडी न्यूटन मेथड था, हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या कहती है? अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे, मान लो पार्टिकल ए है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो न्यूटन्स लॉ हमारे पास प्रेम प्यार से क्या कहता है कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे मैं एम क्या है, इसका मास है, ए है इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर इसका फोर्स है। वेरी सिंपल। ओके, अब ये तो कह रहा है हमारा न्यूटन्स लॉ, या फिर ऐसा कर दो कि इसके ऊपर एक F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, मान लो F3 इधर लग रहा है, या बहुत सारे ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन सब का जो सम है ये तुम्हारा एम ए होता है। ये है तुम्हारा न्यूटन्स लॉ। ये तो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब लैग्रेंजियन मैकेनिक्स आखिर क्या कहती है, या फिर न्यूटन्स लॉ से हमें आगे जाना ही क्यों है? न्यूटन्स लॉ से आगे हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कई कई जगह पे। जैसे कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, वहाँ पे मल्टी पार्टिकल सिस्टम है, या लाइक गैस पार्टिकल्स हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिकल आपके सर्किट्स भी हैं, उसमें भी आपको न्यूटन से आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी वेक्टोरियल इक्वेशंस आ जाएंगी। जितनी ज़्यादा वेक्टोरियल इक्वेशंस आएगी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। आपको कॉम्प्लिकेशंस आपको कम करनी है, कॉम्प्लिकेशंस कम करनी है, तो हमारे पास इसलिए आता है एक नया मेथड, दैट इज़ द लैग्रेंजियन मेथड। ओके, अब लग्रांज बेसिकली लग्रांज एक इंसान था, उसने क्या करा था, उसने बस एनर्जी से स्टार्ट करी थी मैकेनिक्स। जैसे न्यूटन ने कैसे स्टार्ट करी, उसने फोर्स से स्टार्ट करी, लग्रांज ने क्या करा, एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आखिर होता क्या है। इसके लिए हम थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लग्रांजियन क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है। इसको हम डिनोट करते हैं एल से, या फिर एल से भी डिनोट कर देते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा फैंसी टाइप से है, कभी कभी मैं ये लिख देता हूँ, कभी कभी ये लिख देता हूँ। ओके, अगली चीज़ है हमारे पास एक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं एस से, और आता है हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि लैग्रेंजियन मेथड में रिक्वायर्ड है। मतलब ये मैं ऑलरेडी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें बेसिक काइनेमैटिक्स, बेसिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो आती है ऑब्वियसली, तभी तुम ये अप्लाई कर सकते हो। ये कोई भी ओलंपियाड के प्रॉब्लम्स या फिर जेईई के प्रॉब्लम्स, या तुम ऐसे ही क्यूरियस हो पढ़ने के लिए, तब भी तुम्हें अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इसका डीप इन डेप्थ प्रूफ मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगा। अभी स्टार्टिंग में यू विल जस्ट हैव टू टेक एवरीथिंग एज ऐसे। ओके, तो सबसे पहले आता है लग्रेंजियन क्वांटिटी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसको हम डिनोट करते हैं एल से। दिस इज इक्वल टू टी माइनस वी। अब टी और वी क्या है? टी है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिस भी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, और वी है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये दो क्वांटिटीज़, अगर तुम्हें ये दोनों सिस्टम की क्वांटिटीज़ पता है तो तुम्हें लग्रेंजियन पता है। वेरी सिंपल। और तुम्हें ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, तो लग्रेंजियन भी तुम्हारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए लग्रांजियन मेथड जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है न्यूटोनियन मेथड से। न्यूटोनियन मेथड में वेक्टर इक्वेशंस आती हैं, जबकि लग्रांजियन मेथड में तुम्हारे पास स्केलर इक्वेशंस आती है, तो तुम्हें डायरेक्शन की कोई चिंता ही नहीं है। डायरेक्शन की परवाह करे बिना तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तुम्हें बस काइनेटिक एनर्जी पता है, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता है, तुम लग्रांजियन पता लग गया, इसको इक्वेशंस में डाल दो, इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम्हारे पास बाहर आ गई। ओके, तो जहाँ पे भी तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना रिलेटिवली ईजी है, तब तुम लग्रांजियन मेथड अप्लाई कर सकते हो। या फिर दूसरा कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, लाइक कि पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल स्फीयर के ऊपर मूव कर रहे हैं, पार्टिकल किसी रस्सी से बंधा हुआ है, इन सारी सिचुएशंस में तुम लग्रांजियन मेथड यूज़ कर सकते हो ऑफ कोर्स। ओके, मतलब जितने ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा तुम आराम से लग्रांजियन को लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्शन की और एक्शन प्रिंसिपल की। एक्शन होता है एस, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लग्रांजियन डी टी फ्रॉम T1 टू T2। अब ये है क्या, आया कैसे, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इतिहास में कुछ लोग थे जिन्होंने ऑफकोर्स एक्शन को डिफ़ाइन करा होगा, सोचा होगा, क्यों सोचा, बिना फालतू में तो नहीं सोचा होगा। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल चलता है किसी भी फोर्स के द्वारा, मैंने उसको भगाया, मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल है, ओके, अब ये इस ट्रेजेक्टरी में ट्रैवल कर रहा है किसी फोर्स के द्वारा, यहाँ पे बहुत सारे इस पर फोर्स लगे,
जिसके कारणवश ये इस डायरेक्शन में चला गया। मतलब मान लो बहुत सारे फोर्सेस हैं और अभी यहाँ पहुँच गया एट अ पॉइंट बी, ठीक है, इसका मास m मान लेते हैं। तो ऐसा फॉर्मुलेट किया गया, एक प्रिंसिपल दिया गया कि ये जो भी ट्रेजेक्टरी है, जो भी इसने ली है, वो इसने इस तरीके से ली है कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा मिनिमाइज रहेगी, एक ऐसी क्वांटिटी है जो इसकी ट्रेजेक्टरी के अंदर मिनिमाइज रहेगी। अब उन्होंने कहा कि चलो उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी रहेगी। मतलब ऑब्वियसली नेचर के लॉस के कारण उन्होंने ऐसा सोचा। जैसे हम ये भी पढ़ते हैं ना कि लाइट जो है वो ऐसे पाथ पे ट्रैवल करती है जहाँ पे उसको मिनिमम टाइम लगे, ठीक है। हम कहते हैं ना कि ये जो मीडियम 1 है, मान लो ये मीडियम 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये मान लो तुम्हारा नॉर्मल है, यहाँ पे ऐसे लाइट आई और मैंने दे रखा है कि μ2 जो है वो μ1 से बड़ा है, तो ये लाइट क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। हमें पता ही है, 10वीं कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं कि ये θ1 है, ये θ2 है। ऑफकोर्स θ1 इज गोना बी ग्रेटर देन θ2। ये हम 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इफ़ इट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। सही बात है। ऐसा क्यों होता है? लाइट तो सीधी सीधी जाती थी, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो अब ये मुड़ कैसे गई, है ना। इसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, बल्कि ऐसा है कि लाइट ट्रेवल्स इन दैट पाथ इन विच द टाइम टेकन बाय लाइट इज़ मिनिमम। यानी कि लाइट को जिस जगह जाने में, जिस पाथ पे जाने में, जिस रास्ते में जाने में सबसे कम समय लगेगा ना, वो वहाँ जाएगी। ऑफकोर्स उसको समय ऐसे गंवाना थोड़ी है, इसलिए वो सीधा सीधा नहीं जाती है, वो वहाँ जाती है जहाँ पे उसको सबसे कम समय लगे। तो ये मिनिमाइज़ कर रही है टाइम को। तो उन्होंने कहा ठीक है, नेचर का लॉ है, वेरी गुड। तो उन्होंने ऐसे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी कि ओके बाकी सारे पार्टिकल्स भी ऐसा कुछ करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या ये हमारे न्यूटन्स लॉ पे कन्वर्ट्स कर पा रही है या नहीं कर पाए। तो उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब फॉर्मुलेट करते हैं एक्शन को, क्योंकि एक्शन ही हमारी वो क्वांटिटी है जो ए से बी में हम मिनिमाइज़ करने वाले हैं। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी कैसे आई? सबसे पहले एक एक करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई ऐसे पार्टिकल किसी ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे जैसे डी टी टाइम से लैप्स करके जाएगा, यहाँ पे डी टी गया, यहाँ पे डी टी टाइम लैप्स करके ऐसे आगे आगे जा रहा है, धीरे धीरे आगे जा रहा है ना। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ तुम्हारा पार्टिकल क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। अब धीरे धीरे से टाइम इवॉल्व करता जा रहा है, तुम्हारा पार्टिकल भी इवॉल्व करता जा रहा है, उसकी ट्रेजेक्टरी इवॉल्व कर रही है ना। पहले यहाँ था, अब इवॉल्व करके वो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, अब इवॉल्व करके यहाँ पहुँच गया। ऐसे धीरे धीरे तुम्हारा पार्टिकल धीरे धीरे आगे जा रहा है, इवॉल्व कर रहा है। तो ऐसा कोई क्वांटिटी जो टाइम के साथ इवॉल्व कर रही है, इसका मतलब तो यही है कि हर डी टी पे उसका कोई रिलेशन है। तो इट इज़ समथिंग लाइक इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन डी टी फ्रॉम टाइम t1 टू t2। इससे तो हमें ये पता लगा कि ठीक है, किसी फंक्शन का टाइम इंटीग्रल है, उसको नाम दे दिया एक्शन, कि एक्शन जो है मिनिमाइज्ड है, ठीक है। बस एक क्वांटिटी जो मिनिमाइज होती है किसी भी पार्टिकल के पाथ पे, ट्रेजेक्टरी पे, ठीक है। अब उन्होंने कैसे सोचा कि ये फंक्शन जो है वो लैग्रांजियन ही होगा? वैसे तो जिसने ये क्वांटिफाई करा था, बेसिकली जिसने एक्शन का नाम दिया था, उसने लैग्रांजियन नहीं दिया था, उसने बस यही छोड़ दिया था कि ठीक है किसी फंक्शन का टाइम इंटीग्रल होगा, अब तुम आगे देख लो कि वो क्या है। तो फिर आए हमारे लैग्रांजियन भाई साहब। लैग्रांजियन भाई साहब ने क्या कहा कि भाई ठीक है, मैं ढूंढता हूँ कि क्या होगा वो। तो उसने आगे जाके ढूंढा कि ये जो लैग्रांजियन आता है, ये तुम्हारा होता है, मतलब ऑफकोर्स ये जो फंक्शन है जो तुम्हारा आता है, ये होता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो टाइम इंटीग्रल है वो रहता है तुम्हारा मिनिमाइज्ड, ठीक है। यहाँ से आया तुम्हारा लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल। तो लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है? लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल इस तरीके के पाथ पे ट्रैवल करता है जहाँ पे उसका एक्शन मिनिमाइज रहे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। यही कहना चाहता है कि जो तुम्हारा डेल्टा एस है, जो एस बेसिकली एक्शन है, ये मिनिमाइज रहता है। यहाँ पे डेल्टा एस भी नहीं, इसको ऐसे ही कह देना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एस तो फिर ज़ीरो ही हो जाएगा। ऑफकोर्स डेल्टा एस मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, वो बस उसी पाथ में ट्रैवल करेगा जहाँ पे एस मिनिमाइज्ड है, उसमें तुम कोई चेंज नहीं ला सकते। वो उसी ही पाथ पे ट्रैवल करेगा जहाँ एक्शन मिनिमाइज है। ये नेचर का लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं।
अब तुम सोचोगे कि कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, जनरलाइज्ड मतलब क्या होगा कि जनरलाइज कर रहे हैं हम उनको। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड में लिखते हो तुम जैसे कोऑर्डिनेट्स को कि मान लो ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारा पार्टिकल है। अब ये मान लो ऐसे किसी पाथ पे मूव कर रहा है और हर पाथ पे तुम्हें पता है इसका कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि तुम्हारी प्रॉब्लम जो है एक्स वाई जेड में आराम से सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर तुम्हारा पार्टिकल किसी ऐसे अजीब से ट्रेजेक्टरी में ट्रैवल कर रहा है जो तुम पता ही नहीं लगा पा रहे कि चल क्या रहा है जीवन में, तब तुम कोऑर्डिनेट्स थोड़े से शिफ्ट करते हो। जैसे अभी तक अपन एक्स वाई जेड करते आ रहे थे, है ना। अब मैंने कहा कि ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स थोड़े से चेंज करते हैं, मतलब अब एक्सेस हम ये नहीं रख रहे, अब एक्सेस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रख रहे हैं, ऐसे ऑर्थोगोनली रख रहे हैं, या ऑर्थोगोनल नहीं भी रख सकते, बट थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी एक्सेस। मैं इसको नाम दे देता हूँ Q1, Q2, Q3, ऑफकोर्स Q2 एंड Q1 एंड Q3। अब इसमें मतलब ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ऑलरेडी, तुम्हें हो सकता है लगे कि इससे तो और ज़्यादा मैसी हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जैसे तुम देखो, अगर तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब है, अगर तुम्हें पता हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कि यहाँ पे एक चार्ज है, वो यहाँ पे से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है कि Q/r², ये चार्ज Q है, ये डिस्टेंस मान लो R है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाती है ना, है ना। तो भाई अगर मैं इसके आसपास ऐसे एक स्फेयर बना दूँ तो हर तरफ ये एक इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा रहा है। अब मैं यहाँ कोई ऐसे पार्टिकल रख दूँ और मैं कहूँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहा है, तो मेरे पास कौन से कोऑर्डिनेट्स में वो लिखना ज़्यादा आसान होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना ज़्यादा आसान होगा। अब तुम्हें अगर नहीं पता कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या है तो मैं उस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा बाद में, बट अभी के लिए बस जान लो कि एक ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि उसको तुम 3 तरीके से लिखते हो। एक होते हैं तुम्हारे पास, एक होता है रेडियल कॉम्पोनेंट, जिस द रेडियस ऑफ द स्फेयर जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है, एक होता है जेड एक्सिस से उसका एंगल, और एक होता है ये वाला एंगल जो उसका प्रोजेक्शन बनाता है एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। इसमें r, थीटा, फाई, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। एक्स वाई जेड से तुम किस में ट्रांसफॉर्म कर जाते हो, r, थीटा, फाई में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर ग्रेविटेशन में भी वो Gm1/r² ग्रेविटेशन फील्ड बनाता है ना, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होती है, उसमें भी तुम्हारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करना ज़्यादा सही होता है या फिर ज़्यादा आसान पड़ता है तुम्हें। एक्स वाई जेड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लाइक मैसी हो जाती है, तुम्हारी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ओके, तो ये तो हो गया मोटिव कि हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा क्यों नहीं, एक्स वाई जेड ठीक क्यों नहीं थी, क्योंकि कॉम्प्लिकेट कर जाती है काफ़ी सिचुएशंस में, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट्स बदलने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि अभी हमें पता ही नहीं है हमें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना है, तो हम एक जनरल नाम रख देते हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, या फिर ऐसे Q मान लो बस, ठीक है। हो सकता है अभी तो 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, आगे तुम जाके पढ़ोगे कि 4 डायमेंशंस होते हैं, 5 डायमेंशंस होते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी में तो 11 डायमेंशंस होती हैं। तो उसके हिसाब से हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें नहीं पता अभी कितनी डायमेंशन है, n डायमेंशंस मान लेते हैं, ठीक है। n डायमेंशन मान लेते हैं, तो Q1, Q2 डॉट 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 Qn, इतने तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसका यहाँ पे रोल क्या है, अभी हम लैग्रेंजियन की बात कर रहे थे, अब इस पर कैसे आ गए कि कोऑर्डिनेट्स का क्या वो रोल है। इसलिए है क्योंकि हम जो भी प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे ना, किसी भी प्रॉब्लम में तुम्हारे पास एक वेरिएबल आएगा। जैसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो तुम्हारा वेरिएबल क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वेरिएबल हो गया, और इसकी वेलोसिटी भी वेरिएबल हो गई, वेलोसिटी को v, या फिर मैं इसको dx/dt भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये एक डेनोशन में बता रहा हूँ कि dx/dt को मैं कैसे लिखूँगा, x डॉट से, ठीक है। x डॉट मतलब क्या है, dx/dt, इसका टाइम डेरिवेटिव। ऐसे अगर मैंने थीटा डॉट लिखा है तो इसका मतलब क्या है, d(θ/dt) यानी कि ओमेगा। अगर मेरे को डबल डेरिवेटिव करना है तो d2θ/dt², या इसको मैं थीटा डबल डॉट लिख सकता हूँ, ये क्या होगा तुम्हारा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है तुम्हारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाए x, मतलब x में काम करोगे, कभी कभी तुम थीटा में काम करोगे, किसी में भी काम कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक वेज है, इसका एंगल इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ से कैसे बॉल ऐसे स्लाइड कर रही है, तो इसके लिए तुम जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट दोगे वो क्या दोगे, वो तुम दोगे ये वाली एक्सिस में जो ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, इस एक्सिस के अलाउंग कैसे चेंज कर रहा है, ये तुम दोगे उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और इसी के अलाउंग जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। मतलब तुम कोई भी कोऑर्डिनेट फ्रेम मान सकते हो ना कि ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो तुम कह सकते हो कि हाँ इसकी मतलब वैसे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही होगी। अब तुम मान सकते हो कि हाँ ये थीटा पे है तो ये एक्स डैश वाई डैश मैंने मान लिया,
एक्स डैश वाई डैश मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब उसके अलावा कैसे मूव कर रहा है, एक्स कैसे चेंज हो रहा है, एक्स डैश कैसे चेंज हो रहा है, वो तुम्हारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब मेन काम पे आता है। मैंने क्या बताया था कि लैग्रांजियन होता है टी माइनस वी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ मैंने क्या बताया कि जो तुम्हारा एक्शन होता है वो होता है इंटीग्रेशन एल डी टी, T1 से T2। ऑफकोर्स मैंने ये भी बोला कि कोई भी चेंज एक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी वेरिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा इसके अंदर, इसको मैं डेल्टा एल डी टी लिख सकता हूँ ऑफकोर्स, T1 T2, ये क्या हो जाएगा 0। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसका प्रूफ मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि कैसे आती है ये इक्वेशंस, पर जो ये इक्वेशन देती है अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें देगा डेल एल बाय डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू डॉट। अब क्यू क्या है, तुम्हारा वही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जिसमें तुम काम कर रहे थे। क्यू डॉट क्या है, उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब डेल का मतलब आई होप तुम्हें पता है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि मान लो तुम्हें ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, और तुम्हें इसको सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कीपिंग रेस्ट ऑफ द टर्म्स कांस्टेंट। तो मैं बोलता हूँ कि डेल एफ बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, बाकी सब तुम्हारे लिए क्या है, कांस्टेंट। तो वाई कांस्टेंट है, वाई वैसा का वैसा, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो 2y आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं डेल एफ बाय डेल वाई करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, बच जाएगा कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2yz, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। कि जो भी तुम्हें नीचे टर्म दे रखी है बस उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और बाकी सारी टर्म्स तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, चाहे वो x का डेरिवेटिव क्यों ना हो, वो तुम्हारे लिए कांस्टेंट होगा। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा क्योंकि अपन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये जो आई तुम्हारे पास, ये तुम्हारी मेन इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं यूलर लैग्रांज इक्वेशन। ओके, अब यूलर लैग्रांज इक्वेशन चलो एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास सबसे सिंपल एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है। ये तुम्हारे पास ज़मीन है, बिल्कुल सपाट ज़मीन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू बराबर 0। एक तुम्हारे पास ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे देते हैं कि यहाँ पे एक बक्सा इसके साथ चिपका हुआ है एम मास का, ठीक है। मान लो तुम्हें हुक्स लॉ नहीं पता, ठीक है, मान लो तुम्हें कोई फोर्स नहीं पता, तुम्हें बस इतना दिया गया है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, बस तुम्हें इतना दिया है, ठीक है। और तुम्हें ये भी दिया है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो तो तुम्हें पता ही है कि वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, पर जैसा कि मैंने डिनोशन ऑलरेडी तुम्हें बता ही चुका हूँ, ये हो जाएगी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास टी आ गया, वी भी आ गया, एल क्या था, एल था टी माइनस वी, तो क्या बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लैग्रेंजियन क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। बस तुम्हें करना क्या है, निकाल दिया तुमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, अब लिख दो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसको डाल दो तुम अपनी लैग्रांज इक्वेशंस में। ये तुम्हारे पास लैग्रांज इक्वेशन थी, डेल क्यू डॉट, अब क्यू यहाँ पे क्या है एक्स, ऑब्वियसली तुम्हें समझ आ गया होगा आई होप कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स डॉट। अब जल्दी बताओ कि डेल एल बाई डेल एक्स तो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, यहाँ पे कोई एक्स है नहीं, यहाँ पे एक्स है, हाँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ माइनस ऑफ के एक्स। अभी किसके इक्वल है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट। अब देखो कि डेल एक्स डॉट इसमें नहीं है, एक्स डॉट इसमें है, ठीक है, एक्स डॉट इसमें है, तो एक्स डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, एम एक्स डॉट, सिर्फ एम एक्स डॉट बचेगा इसके अंदर। अच्छा आप बताओ एम एक्स डॉट का टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट, है ना, तो ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट। इससे तुम्हें क्या मिल गया, एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स, और ये हमें पता है कि हाँ यही इक्वेशन होती है, एक्स डबल डॉट क्या है तुम्हारा ए इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स। ये तुम्हारी एस एच एम की वही इक्वेशन जो हमेशा आती है। तुमने देखा कि हाँ चलो ठीक है, लैग्रांज इक्वेशन काम तो कर रही है।
आगे वैसे तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लैग्रेंजियन का यूज़ करके एक जेई की प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो तुम उसको देख सकते हो जाके। बल्कि आई मीन वो काफ़ी काम आएगी, तुम उसको पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद देखना सोल्यूशन कैसा है। अब हम देखते हैं आगे एक आध क्वेश्चन करके कि आखिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लैग्रेंजियन का यूज़ करके काफ़ी प्रॉब्लम्स को। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। तुम्हारे पास एक उल्टी पड़ी हुई कटोरी है तुम्हारे पास, और यहाँ पे एक ऐसे पार्टिकल है मास m का, मान लो ये कटोरी जो है ये चिपकी हुई है यहाँ पे, बेसिकली हेमिस्फेयर ऑफ कोर्स फिक्स्ड है। ओके, इसका रेडियस r है, एंगल थीटा पे दे रखा है ये। अब तुम्हें ये बताना है कि इसका जो एक्सेलरेशन भी नहीं, इनफैक्ट ये बताना है कि थीटा किस गति से चेंज हो रहा है। ठीक है, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि थीटा डबल डॉट कितना है इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑफ कोर्स। ओके, थीटा दे रखा है तो थीटा डबल डॉट निकालना है, यानी कि तुम्हें अल्फ़ा निकालना है कि किस गति से ये अल्फ़ा बढ़ रहा है, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। तो बड़ा सिंपल है, तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले लिखनी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। वी क्या इसका, ये वाला वी कितना हो जाएगा, आर थीटा। हाँ, वी आर थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा आर थीटा डॉट, यानी कि आर ओमेगा। वी सी एम इज नथिंग बट आर ओमेगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ आर थीटा डॉट। तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। अगर मैं ग्राउंड को पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चल रहा हूँ, तो ये कितनी हाइट पे है, ये कितना है आर, एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हो गया आर कॉस थीटा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, एम जी आर कॉस थीटा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अब करना क्या है, बस लैग्रेंज में पुट करो, यूलर लैग्रेंज इक्वेशंस में डालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। लैग्रेंजियन कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर कॉस थीटा। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है, डेल एल बाई डेल, यहाँ पे तुम्हारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है थीटा, इसको टू डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट। ठीक है, सिंपल। अब डेल एल बाई डेल थीटा क्या हो जाएगा, इसमें कोई थीटा है नहीं है, इसमें है हाँ कॉस थीटा है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, एम जी आर माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट। अब थीटा डॉट इसमें नहीं है, इसमें है, तो थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, अब थीटा डॉट का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट ऑफ कोर्स। तो एम जी आर साइन थीटा कितना है, एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, एम से गया एम, एक आर से गया एक आर, तो थीटा डबल डॉट बड़े ही प्रेम प्यार से आ गया जी बाई आर साइन थीटा। ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर थीटा डॉट आ गया तुम्हारे पास। अब तुम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, तो बस यही पूछा था सवाल ने। ओके, चलो ये सवाल तो हो गया। अब हम आगे देखते हैं यूलर लैग्रेंज इक्वेशंस का प्रूफ। तो हमारे पास है यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या कहती है कि डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। वैसे इसका प्रूफ थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो अगर तुम्हें समझ ना आए तब भी ठीक है, तुम स्किप कर सकते हो इस प्रूफ को ऑफकोर्स। ओके, तो मान लो ये तुम्हारे पास एक ग्राफ है इसकी ट्रेजेक्टरी का, ये तुम्हारे पास ट्रेजेक्टरी है क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। मान लो ये किसी t1 से t2 तक गया, अब ये इसकी ट्रेजेक्टरी थी। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेजेक्टरी में एक हल्का सा वेरिएशन लाएंगे। मुझे सेम पाथ, मतलब यह जहाँ मैं था यहाँ से मुझे यहीं पहुँचना है, लेकिन मैं पाथ हल्का सा बदल रहा हूँ, बहुत हल्का सा, ऐसे माइन्यूट सा वेरिएशन ला रहा हूँ। ठीक है, ये मैं वेरिएशन ला रहा हूँ। ठीक है, या फिर मान लो ये तुम्हारा ओरिजिनल पाथ था, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू ऑफ टी, ऑफकोर्स क्यू ऑफ टी है।
और ये तुम्हारा नया क्यू ऑफ टी है, इसको मैं मान लेता हूँ क्यू स्टार ऑफ टी। तो क्यू स्टार टी ऑफ टी में और क्यू ऑफ टी में क्या रिलेशन है, ये हम लिखना चाहते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में एक हल्का सा डिफरेंस है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि क्यू स्टार टी बना है क्यू टी से, लेकिन उसके साथ एक फंक्शन ऐड अप हुआ है, हल्का सा छोटा सा एक फंक्शन ऐड हुआ है। तो छोटा सा फंक्शन हम कैसे डिनोट करते हैं? फंक्शन तो हम मान लेते हैं कोई ईटा एक्स नाम का एक फंक्शन है। अब वो छोटा सा कैसे है? छोटा सा के लिए हम एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी एप्सिलॉन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे तुम बोलते हो ना डी एक्स, तो डी एक्स का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा एक्स। ऐसे ही एप्सिलॉन ईटा एक्स का मतलब है बहुत छोटा ईटा एक्स। अगर तुम्हें फंक्शन को बहुत छोटा करना है, इसलिए तुम एक बहुत छोटा ऐसे एक माइन्यूट वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। अब ऑब्वियसली एप्सिलॉन हर एक्स के लिए अलग होगा, क्योंकि वो हर जगह जो सबसे छोटी क्वांटिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो ये तो आ गई तुम्हारे पास इन दोनों के बीच में एक रिलेशन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हमें पता है कि अच्छा एक और बात कि ये जो ईटा है ये कहाँ कहाँ पे ज़ीरो है? ये T1 पे और T2 पे ये ज़ीरो है, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि T1 और T2 पे ये दोनों बराबर है। तो क्यू स्टार टी और क्यू टी कहाँ कहाँ बराबर है? T1 और T2 पे, इसलिए T1 और T2 पे ईटा और T1 और T2 ज़ीरो है। अब हमें क्या पता है कि एक्शन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी T1 से T2। अच्छा हमें पता है कि एक्शन मिनिमाइज़ होता है, मतलब मिनिमम होता है बेसिकली। अब मिनिमम करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन करते हैं डी एस अपॉन डी, जो वेरिएशन है, वेरिएशन क्या है? एप्सिलॉन। वेरिएशन पे जो तुम्हारा एक्शन होता है वो मिनिमम होता है। तो डी एस बाई डी एप्सिलॉन क्या करना है? हमें ज़ीरो करना है। ये तो हमें पता है कि मिनिमम कैसे लेते हैं। तो डी एस बाई डी एप्सिलॉन यानी कि डी एस बाई डी एप्सिलॉन क्या बन गया? डी ऑफ डी एप्सिलॉन इंटीग्रल T1 T2 L ऑफ टी टी। तो ये जब डी बाई डी जब अंदर जाएगा तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन क्या होता है? वो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई डिफरेंशिएशन ऐसे इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाते हैं तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाता है। डेल एल बाई डेल एप्सिलॉन डी टी T1 से T2। ओके, अब अगली जो मैं चीज़ लिखने वाला हूँ ये हो सकता है तुम्हें पता हो सकता है ना पता हो, क्योंकि ये हम लगाने वाले हैं बेसिकली चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स। चेन रूल तुम्हें नॉर्मली पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ कि वाई अगर फंक्शन ऑफ टी है तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स। ये तो चेन रूल फॉर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स है तो चेन रूल थोड़ा सा बदल जाता है। अच्छा, ये जो लैग्रेंजियन है किस किसका फंक्शन है? ये तुम्हारा क्यू का फंक्शन है, क्यू डॉट का फंक्शन है, ठीक है। इन दोनों क्वान्टिटीज़ का फंक्शन है। ऑफ कोर्स हम कहते हैं ना कि हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्यू का फंक्शन है। तो टोटल लैग्रेंजियन जो है वो तुम्हारा एक तो क्यू डॉट का फंक्शन है और क्यू का। इसलिए मैं डेल एल बाई डेल एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ? अब पार्शियल ये डेरिवेटिव्स का मैं चेन रूल लगाने वाला हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एल बाई डेल क्यू बाई डेल एप्सिलॉन प्लस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट बाई डेल एप्सिलॉन। ये होता है तुम्हारा पार्शियल ये चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब डेल क्यू बाई डेल एप्सिलॉन, अगर मैं एक्चुअली यहाँ पे क्यू भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्यू स्टार आएगा, यहाँ पे भी क्यू स्टार आएगा, यहाँ पे भी क्यू स्टार और यहाँ पे भी क्यू स्टार, ठीक है, क्योंकि हम चेंज्ड का लैग्रेंजियन देख रहे हैं। अच्छा आप बताओ डेल क्यू स्टार बाई डेल एप्सिलॉन, इससे कितना हो जाएगा? ये तो इसके लिए ज़ीरो हो गया। एप्सिलॉन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सीधा ईटा एक्स। ऐसे मुझे बताओ कि डेल क्यू डॉट स्टार बाई डेल एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? अच्छा क्यू डॉट, यहाँ पे मैं क्यू डॉट करूँगा तो इसका भी क्यू डॉट मतलब इसका डिफरेंशिएशन टाइम डेरिवेटिव, इसका भी टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका भी टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मान लो इसका मैंने टाइम डेरिवेटिव करा, इसका टाइम डेरिवेटिव करने से मुझे क्या मिलेगा? क्यू स्टार डॉट टी इज इक्वल्स टू क्यू डॉट टी प्लस एप्सिलॉन ईटा डॉट एक्स। ओके, ये मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? ईटा डॉट एक्स, ये मुझे मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वान्टिटीज मेरे पास आ गई। ये तो तुम्हारे पास क्या है? ईटा एक्स, ये आ गया मेरे पास ईटा डॉट ऑफ एक्स।
अब ये मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर। तो डी एस बाई डी एप्सिलॉन क्या बन जाता है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल डेल क्यू ऑफ ईटा प्लस डेल एल डेल क्यू डॉट स्टार ईटा एक्स होल टी 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 वन से टी टू। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले पहली वाली टर्म तो मैं अलग ही कर देता हूँ। पहली वाली टर्म बन जाएगी मेरी डेल एल बाई डेल क्यू ईटा एक्स डी टी टी वन से टी टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट स्टार ईटा डॉट एक्स डी टी। अब इसको तो ऐसे ऐसे रहने देते हैं, इस पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ कि यू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और होल डी एक्स। आई होप तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पता ही होगा। तो ये इसमें अप्लाई करते हैं। हम क्या खोलना चाह रहे हैं, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट स्टार ईटा डॉट एक्स डी टी टी वन से टी टू। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट स्टार तो मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, इसका इंटीग्रेशन टी के साथ कहाँ से, टी वन से टी टू। और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इनफैक्ट हाँ यहाँ तो डी टी हो जाएगा ना, तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट स्टार टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ईटा डॉट एक्स डी एक्स होल डी एक्स, ये टी वन से टी टू। ओके, अब ध्यान से देखो इस टर्म को, इंटीग्रेशन ऑफ ईटा डॉट एक्स डी टी। तो ये पहले क्या था, डेरिवेटिव था ईटा का, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास ईटा ही एक्स वापस आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, ईटा एक्स कहाँ से कहाँ तक, टी वन से टी टू। अब ध्यान दो कि मैंने क्या कहा था कि ईटा एट टी वन और ईटा टी टू इज़ ज़ीरो। तो जब मैं इसमें लिमिट्स प्लग इन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये वाली टर्म हो गई मेरे पास ज़ीरो, मेरे पास बचा सिर्फ ये। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट बैक कर देता हूँ इसके अंदर। तो मेरे पास डी एस बाई डी एप्सिलॉन क्या आएगा, पहली वाली टर्म थी जो डी एल बाई डेल क्यू स्टार ईटा एक्स डी टी टी वन से टी टू, और यहाँ पे है मेरे पास माइनस, अच्छा ये भी क्या बन जाएगा, ईटा एक्स सिंपली। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट स्टार ईटा एक्स डी टी टी वन से टी टू। ठीक है, अब मैं इन दोनों को वापस एक साथ कर देता हूँ। तो डी एस बाई डी एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू स्टार माइनस डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट स्टार होल ईटा एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया, डी टी के साथ इंटीग्रेशन टी वन से टी टू। और मुझे पता है कि ये किसके इक्वल है, टोटल ज़ीरो के इक्वल है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि जो ईटा ऑफ एक्स है ये ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये वेरिएशन है। ऑफ कोर्स ये वेरिएशन तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो मेरे पास क्या है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी इसमें। तो मेरे पास क्या ज़ीरो हो गया, डेल एल बाई डेल क्यू स्टार माइनस डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट स्टार इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आ गई तुम्हारे पास यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन। ये था इसका प्रूफ। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, हमने क्वेश्चंस कर लिए। एक आध हमने ये देख लिया कि लैग्रेंज मेथड आखिर होता क्या है, हमने उसका प्रूफ भी देख लिया। ठीक है, तो बढ़िया लगी वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी सब तो ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।